हे फ्रेंड्स, मैं लक्ष्मी एलपीएस एकेडमी और जर्नी टू एक्सीलेंस में आपका बहुत स्वागत करती हूँ। आज हम लोग पढ़ेंगे अरबों का सिंध विजय। ठीक है, देखिए इससे पहले वाला हमने कौन सा वीडियो कंप्लीट किया था उसको देख लीजिएगा, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। टॉपिक के बारे में अगर हम बात करें तो हमने पढ़ा था कि अरबों के आक्रमण से पहले जो भारत की स्थिति थी उसके बारे में, और उससे पहले हमारा टॉपिक था कि इस्लाम का उदय कैसे हुआ, है ना। बहुत डिटेल में पढ़ा था हम लोग, आप लोग वीडियो जरूर देख लीजिएगा, बेहतर समझ में आएगा। अरबों का जो सिंध विजय है उसके बारे में अगर हम बात करें तो सोर्स की तो बात करेंगे, है ना। कैसे पता चला कि अरबों ने सिंध पर विजय की थी? तो सोर्स है चाचनामा। चाचनामा किसने लिखी है? अली अहमद ने लिखी है। और चाचनामा बहुत ही इंपॉर्टेंट पुस्तक है जिसमें बहुत ही विस्तार में वर्णन किया गया है अरब आक्रमण का। ओके, अगर हम बात करें चाचनामा की तो ये लैंग्वेज है इसकी अरबी, इंपॉर्टेंट है, ये भी जानना है तो याद रहेगा अरबों के बारे में अरबी लैंग्वेज। ठीक है, अबू बकर कुफी ने नसीरुद्दीन कुबाचा के समय फारसी में अनुवाद करवाया था इसका। ठीक है, नसीरुद्दीन कुबाचा के समय में अबू बकर कुफी ने जो है क्या किया था, अनुवाद किया था। किसका? चाचनामा का। कुछ और चीजें भी बताना चाहूंगी मैं। बिलादुरी की कृति है, नाम है उसका किताबुल, लिखा हुआ है फतूह अल बल्दान। 9वीं शताब्दी में जो अरबों का आक्रमण होता है, ठीक है, अरब विजय के बारे में इसमें बहुत डिटेल में दिया हुआ है। इसमें ऐसा लिखा गया है कि अरबों ने भारत से क्या क्या चीजें सीखी। तो नक्षत्र हो, विज्ञान हो, गणित हो, है ना, चिकित्सा शास्त्र हो, ये सारी चीजें, या फिर प्रशासन, मतलब बात करूं तो मैं शासन प्रबंधन और शिक्षा, शासन प्रबंधन की शिक्षा, ये सब किससे ली थी? भारतीयों से ग्रहण की थी अरबों ने। और ये सोर्स क्या है इसका? बिलादुरी की कृति किताबुल फतूह अल बल्दान। ये आपको जानना है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना। अरबों ने चिकित्सा शास्त्र, दर्शन शास्त्र और नक्षत्र विज्ञान, गणित और शासन प्रबंधन की शिक्षा भारतीयों से ग्रहण की थी। ओके, चलो अब आते हैं हम लोग अपने उस टॉपिक पे जिसके बारे में अभी तक हम बात कर रहे थे कि सोर्स क्या है। अरबों का सिंध पर विजय। सबसे पहले देखिए, पश्चिम से भारत में प्रवेश के लिए, अगर पश्चिम से भारत में एंट्री करनी है तो एंट्रेंस क्या था? 4 चीजें थी। एक तो जल मार्ग था, 3 स्थल मार्ग था। टोटल कितने मार्ग थे? 4 थे, जिसमें से 1 जल मार्ग था और 3 स्थल मार्ग थे। उसमें से अगर हम बात करें 3 स्थल मार्ग की बात करें तो जो जल मार्ग था वो तो समुद्र तट के मतलब साथ ही लगा हुआ था, और 3 स्थल मार्ग की बात करें तो हैबर घाटी में था एक मार्ग बोलन घाटी में था, और तीसरा जो था वो मकरान के किनारे किनारे था। ओके, कहां पे था? मकरान के किनारे किनारे था। समझ में आया? तो मैंने बोला कि एक जो जल मार्ग था वो समुद्र तट के साथ साथ जल मार्ग था, हैबर घाटी में एक था, एक बोलन घाटी में और एक मकरान में। तो ये तीनों क्या थे? ये तीनों स्थल मार्ग थे। समझ में आया? टोटल कितने मार्ग थे? 4। थाना देवल, खंबात, सोपारा, कोलीमल्ली और मालाबार के बंदरगाहों से अरबों के सदियों पुराने व्यापारिक संबंध थे। ठीक है, मालाबार अभ्यास होता है ना, कौन कौन है मालाबार अभ्यास में? बहुत इंपॉर्टेंट है, करंट का टॉपिक है। मैंने कहा जब बात मालाबार की आ गई है तो बोल देना चाहिए, है ना। मालाबार में कौन कौन है? भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया एंड जापान, क्वाड वाले देश हैं। ठीक है, पहले अमेरिका और भारत ही था, बाद में ये दोनों भी शामिल हो गए। ठीक है, चलिए, मालाबार के बंदरगाहों से अरबों के सदियों पुराने व्यापारिक संबंध थे। ये व्यापारिक संबंध कैसे टूटते हैं, ठीक है, ये भी हम देखेंगे। और बाद में किस तरीके से मतलब दुश्मनी कैसे होती है ये हम देखेंगे। क्यों इन लोगों ने ठाना कि हमें अरब पर आक्रमण, इस पे सिंध पे आक्रमण करना है। देखिए, सदियों पुराने व्यापारिक संबंध थे, तो व्यापार किससे किया जाता है? या तो स्थल मार्ग या जल मार्ग से किया जाता है, यही बात है ना। इन बंदरगाहों से, अब मैंने किसकी बात की? थाना, देवल, खंबात, सोपारा, कोलीमल्ली और मालाबार, याद रखना है। ये जो बंदरगाह है ना, ये किस लिए होते हैं? इससे जो वस्तुएं होती हैं वो जहाज से आवागमन होता है कि नहीं, है ना। तो बंदरगाहों से अरबों के सदियों पुराने क्या थे? व्यापारिक संबंध थे, व्यापार करते थे अरब व्यापारी। इन बंदरगाहों से जहाज सीरिया और मिस्र होते होते इजिप्ट, मिस्र, है ना, मेडिटेरेनियन,
यानी कि जो भूमध्य सागर है उससे टच करता है ना, अफ्रीका के ऊपर में है कि नहीं, इजिप्ट जिसे आप बोलते हो, ठीक। तो जहाज सीरिया और मिस्र होते हुए कहां पहुंचते थे, यूरोप तक पहुंचते थे, ठीक है। 8वीं शताब्दी में क्या हुआ, अरबों के सिंध पर आक्रमण के साथ ही व्यापारिक संबंध भी समाप्त हो जाते हैं। तो ये जो पुराने व्यापारिक संबंध थे वो 8वीं शताब्दी में जो अरबों ने सिंध पर आक्रमण किया, तो उसी के साथ ही आक्रमण के बाद ही ये व्यापारिक जो संबंध था, जहां पे व्यापार होता था, यहाँ पे एक दुश्मनी में ये बदल जाता, और ये व्यापार तो खत्म होने ही है, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई ना, चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखो ये जो आक्रमण हुआ था किसके किसके नेतृत्व में हुआ था, पहले की बात कर रही हूं, ठीक है। खलीफा उमर के समय, मैं इस्लाम पढ़ा चुकी हूं, कैसे उदय हुआ वहां पे देखिएगा, मैं फिर बोल रही हूं तब जाके समझ में आएगा। खलीफा उमर के समय सिंध आक्रमण से पहले, सिंध पर आक्रमण करने से पहले बहुत सारे अभियान चलाए गए थे, बहुत सारे यहाँ पे आक्रमण हो चुके थे इससे पहले भी, उसके बारे में मैं चर्चा कर रही हूँ, ठीक है। सिंध आक्रमण से पूर्व मीर कासिम ने 636 ईस्वी में 636 ईस्वी में बंबई के निकट थाना की विजय हेतु अभियान भेजा, ठीक है। और उस समय खलीफा कौन था, उमर, ठीक है। तो खलीफा उमर के समय मीर कासिम ने 636 में बंबई के निकट थाना के विजय हेतु अभियान भेजा, लेकिन ये अभियान सफल नहीं रहा था, ये अभियान असफल हो गया था। और इसी अभियान के दौरान ही प्रथम बार भारतीय इस्लाम के संपर्क में आए थे, उनको इस्लाम के बारे में समझ में आया। उसके बाद पश्चिमी तट जो है भारत का, ठीक है, वहां पे आके जो व्यापारी थे वो बस भी गए, समझ में आया। तो इस तरीके से इनके बारे में जानकारी हुई। तो सर्वप्रथम 636, इसके बाद अनेक अरब व्यापारी भारत के मालाबार समुद्र तट और पश्चिमी घाट पर आकर बस गए, ठीक है। उसके बाद ये सिलसिला जारी रहा, देखेंगे कैसे दुश्मनी होती है। दूसरा अभियान खलीफा उस्मान के समय हुआ, उमर उस्मान, ठीक है, ठीक है। अच्छा, पहले खलीफा कौन थे, अबू बकर थे ना, जो कि मोहम्मद साहब के ससुर भी थे और बेस्टफ्रेंड भी थे, है ना, ठीक। दूसरा अभियान खलीफा उस्मान के समय 644 में होता है। अच्छा देखो जरा, अब्दुल्ला बिन उमर के नेतृत्व में स्थल मार्ग के द्वारा ये हुआ था। मकरान के पश्चिमी सिंध पर ये अभियान चलाया गया। उमर क्या किया, सिस्तान पर विजय करने के बाद मकरान की ओर धावा बोलता है, सिस्तान पर विजय के बाद मकरान की ओर धावा बोलता है, और मकरान सिंध के शासकों को पराजित करके, मकरान और सिंध के शासकों को पराजित करता है, और सिंध को राज्य में मिलाना जरूरी नहीं समझता। ये सोचता है ठीक है मैंने विजय प्राप्त कर ली है, मैंने इन लोगों को पराजित कर दिया है, लेकिन उसको ये उचित नहीं लगता है कि वो सिंध को अपने राज्य में मिलाए। क्लियर। तो अब्दुल्ला बिन उमर के नेतृत्व में भी ये हो गया। सिंध की प्राकृतिक कठिनाइयों के कारण इस अभियान के बाद ना, ये जो उमर के नेतृत्व में हुआ है, सॉरी उस्मान के समय में और उमर के नेतृत्व में हुआ है, इस अभियान के बाद ना, मतलब जो सिंध की जो प्राकृतिक जो भौगोलिक कठिनाइयां थी ना, उसके कारण अरबों ने पुनः मतलब तुरंत ही आक्रमण करने की तो कई दिनों तक, कई सालों तक ठानी ही नहीं, सोचा भी नहीं, दिमाग में भी नहीं लाया, ठीक है। उसके बाद 659 की बात करते हैं। 659 ईस्वी में, 659 ईस्वी में अभियान प्रारंभ किया गया अल हरीस की जगह, अल हरीस के नेतृत्व में। ये जो अल हरीस है ना, इनके नेतृत्व में अभियान प्रारंभ तो किया गया, किंतु यह भी मारा गया। मतलब इसमें आप देखोगे बिन उमर के समय, जब अब्दुल्ला बिन उमर के नेतृत्व में हुआ था तो जीते थे ये लोग, ठीक है, बाकी सब लोग मारे ही जाएंगे, मारा गया। फिर आते हैं अल मुहल्लब 664, ये भी मारे गए, ये भी आए थे अभियान करने, इनका भी ये भी मार दिए गए, ठीक है। अब आगे आ जाओ। अंत में होता क्या है, अंततः 8वीं शताब्दी के प्रारंभ में अरबों ने बलूचिस्तान का मकरान जीत लिया। इस प्रकार अब बलूचिस्तान का जो मकरान है उसको जीता ना, तो सिंध पर आक्रमण के लिए क्या हुआ, एक मार्ग प्रशस्त हो गया, इनके लिए एक मार्ग मिल गया, ठीक है, समझ में आया। ओके। 708 ईस्वी में दमिश्क के खलीफा वलीद और इसके इराकी गवर्नर
708 ईस्वी में दमिश्क के खलीफा वलीद और उसके इराकी गवर्नर हज्जाज के लिए भेंट लेकर सिंघल के राजा के यहाँ से, सिंघल के जो राजा हैं उनके यहाँ से एक जहाज जा रहा था और उस जहाज में कुछ पितृहीन स्त्रियां भी थीं और कुछ वस्तुएं, ठीक है। उस जहाज के साथ क्या हुआ, उसको लूटा गया। अब देखिए, सिंध के बंदरगाह देवल का नाम मैं पहले ही ले चुकी हूँ, तो देवल के पास ही कुछ लुटेरे थे, ठीक है, और वो वैसे भी लूटा, मतलब उनपे ना वहां का जो राजा था दाहिर, उसका भी बस नहीं चलता था, तो वो क्या करते थे, लोगों को परेशान करते थे, यात्रियों को परेशान करते रहते थे, तो उन लोगों ने उस जहाज को लूट लिया। अब ये कंप्लेन किसको जाएगी, जो राजा होगा। तो हज्जाज ने क्या किया, दाहिर के पास ये संदेश भिजवाया कि आप इन लुटेरों को ना दंडित करिए, ठीक है। दाहिर ने साफ मना कर दिया, बोला कि हमारा इन पर कोई नियंत्रण नहीं है और मैं ये नहीं कर सकता हूं। जब उसने इनकार किया ना, उसी वक्त हज्जाज के दिमाग में आया कि मैं सिंध पर जरूर आक्रमण करूंगा, और यहाँ से मतलब मनमुटाव शुरू हो जाता है, समझ में आया। तो जैसा कि लिखा है, सिंध का राजा दाहिर था और हज्जाज ने दाहिर के पास लुटेरों को दंडित करने का संदेश भेजा, किंतु दाहिर ने उत्तर दिया कि लुटेरों पर मेरा कोई नियंत्रण नहीं है। लुटेरों की अनेक जातियां रहती थी वहां पे, नाम याद रखिएगा, मेड़, तनकामर, कुर्क और संगा, ठीक है। 711 ईस्वी में क्या होता है देखिए, इसके बाद ही आपको पता है 712 20 जून 712 में रावर का युद्ध बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि जीत जाता है मीर कासिम, हज्जाज के नेतृत्व में आता है ना, और उसके बाद जजिया कर पहली बार लगाया जाता है, तो उसको हम पढ़ेंगे सेकेंड पार्ट में। यहाँ पे आपको पता चला किस तरीके से एक क्रम में जानना चाहिए ना जो अभियान चलाए गए हैं। 711 ईस्वी में उबैदुल्लाह के नेतृत्व में अभियान चलाया गया, लेकिन ये भी मारे गए, उबैदुल्लाह भी मारे गए। दूसरा अभियान बुदैल के नेतृत्व में, बुदैल भी मारे गए, ये अभियान भी असफल रहा। अब उसके बाद आएंगे मीर कासिम, और मीर कासिम के नेतृत्व में, मतलब हज्जाज जो है तैयार है और मीर कासिम के नेतृत्व में एक अभियान चलाया जाएगा। और जैसा कि आप लोग भी जानते हो, रावर का युद्ध 20 जून है ना। तो ये पहला पार्ट था और उम्मीद करती हूँ कि आपको वीडियो पसंद आएगा और सीक्वेंसिंग में देखिए, सच में बेहतर समझ में आएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, खूब पढ़िए, खूब खुश रहिए। थैंक यू सो मच।